हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रदीप सर। और आज हम बात करेंगे सीटेट के पीवाईक्यू के बारे में, जो क्या हमारा 2023 के मतलब 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था। तो उसको हम सोल्व करेंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन हैं, इनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोग सीटेट के मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं और पहले क्वेश्चन से देखते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि तीन, रुको एक मिनट जरा, चलिए भाई। अब है तीन अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो हम लोग को बता देता हूँ कि जो तीन अंकों की अधिकतम संख्या कौन कौन सी होती है, 9, 9 और 9, यानी 999 हो गई अधिकतम संख्या। और न्यूनतम जो होती है, तीन अंकों की न्यूनतम जो संख्या या सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 100 होती है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर बताना है। ठीक, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई, कितना, 9 में से 9 गया, 9 में से 0 गया, तो 9 में से ये घटाया तो 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8। तो ये सिंपल सवाल था, 899। इसमें देख लेंगे कौन सा सवाल है। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कक्षा 3 का सवाल है। अधिकतम संख्या यानी कि तीन अंकों की सबसे अधिक संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 999। न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी तीन अंकों की, न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, अब इनका अंतर बताना, तो इनका अंतर जो आएगा हमारे पास कितना जाएगा, 899। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 26 सही 1/2 को, 26 सही 1/2 को भाग दीजिए किससे, मतलब इतने को भाग दीजिए और फिर उसमें 30 जोड़ो। ठीक है, मतलब किसी संख्या से हमने भाग दे दी और फिर क्या है, हम 30 जोड़ेंगे। इस प्रकार परिणाम में इसमें 30 जोड़ते हैं और उसके बाद परिणाम में क्या है, 35 घटाते हैं, तो आप क्या प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहले 26 सही, इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पता है क्या है, इसमें यह 26 को 1/2 से भाग देने पर, इसमें थोड़ा सा एरर है कि 26 को, हाँ इसमें क्या है, 26 को है। ठीक है, 26 को, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। क्या लिखा हुआ है कि 26 को 1/2 से भाग देने पर, तो ये 26 भाग 1/2 और फिर इसमें क्या 30 जोड़ दिया जाए। ठीक है, जो परिणाम आएगा उसमें से क्या है 35 घटा दो, तो ये बताना कि कितना आएगा। ठीक है, तो 26 है और गुणा में, अगर हम भाग का निशान है तो गुणा लगाते हैं तो ऊपर नीचे पहुंच जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, प्लस का 30 और माइनस का 35 से सोल्व करेंगे तो 2 से काट लेंगे, कितना आ गया 52, 26 दूनी 52, प्लस का 30 माइनस हो गया 35, अब इसे जोड़ेंगे तो 0 आ गया, सॉरी 2 आ गया, और 5 और 3 कितना हो गया 8, और हम क्या इसे घटाएंगे, तो जैसे ही हम क्या है 82 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 47। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि इतना और प्लस एक्स और इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान याद करना। तो इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, देखो एक्स ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, रुको एक मिनट भाई, देखो इसको और ये वाला, मतलब ये है और प्लस करेंगे हम 38, 85 प्लस का एक्स बराबर कितना हो गया हमारे पास 9900, 9090। तो इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। भाई सी टैट में इसी तरह सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत गुणा भाग करनी अच्छे से आनी चाहिए। जोड़ेंगे, देखो भाई 9 और 5 कितना हो गया 14, हासिल लगा 1, तो 7 रहेगा, 9 और 1 10, 7 18 17 हो गया, हासिल लगा 1। ठीक है, तो 8 और 5 और 1 6, तो ये हो गया 14, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 रहे, कितना हो गया 8, तो ये इतना गया 87, 84, 74। ठीक है, तो 84 74 हो गया, 84 74 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 9090 हो गया। तो एक्स बराबर, अब देखो ये इतना आया, अब ये यहाँ प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 9090 माइनस घटाएंगे 8700, यानी कि 8474, ये इधर पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर इसमें से घटा लेंगे,
तो यहाँ अगर किसी बच्चे से अगर घटाना नहीं आता तो हम इसको इस तरह लिख के घटा सकते हैं, ठीक है। देखो 10 में से 4 गए 6 बचे, तो लास्ट में क्या ये 6 ये भी 6 ये भी 6 6 हो गया। यहाँ हो गया 8, 8 में से 7 गए, कितने बचा 1, तो लास्ट में देखेंगे 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 1 बचा, यहाँ 8 था तो इधर हासिल लेंगे 10, 10 में 4 गए, कितने बचे 6, तो यहाँ 616 बचा, तो 616 क्या है बी आंसर, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जरा। इतने और इतने के बीच में कुल अभाज्य है, कुल कितने अभाज्य युग्म है, ये याद रखना कि इनके बीच में कुल कितने अभाज्य युग्म है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि अभाज्य संख्या होने बोलती है, यानी कि दो अभाज्य संख्याएं हैं और उनमें 2 का अंतर होना चाहिए, वो अभाज्य युग्म कहलाते हैं। मान लो जैसे 2 हैं, ठीक है, 2 3 5 है, तो अगर कोई अभाज्य संख्या मतलब जैसे 3 और 2 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, और दोनों क्या है अभाज्य संख्या में है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, इन्हें बोलेंगे हम अभाज्य युग्म, क्या बोलेंगे अभाज्य युग्म बोलेंगे, कितना बोलेंगे अभाज्य युग्म, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें बताना है 51 और 100 के बीच में, तो 51 और 100 के बीच में एक तो देखो 59 मतलब 59 और 61 आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास 71 और 73, तो ये जो दो हमारे क्या आएंगे अभाज्य युग्म आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ये वाले जो पेयर बचे हमारे, ठीक है, अभाज्य युग्म किस किस के बीच में बताने थे, 51 और 100 के बीच में बताने थे, ठीक है। अगर पूछता जैसे 1 से 100 तक के बीच में, तो फिर हम उनको देखते हैं, जैसे मैंने ये बताया था 3,5 जो अभाज्य युग्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, और ये भी अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या, तो इनको अभाज्य युग्म बोलेंगे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मतलब दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है। तो हमने क्या करा माना एचसीएफ मानेंगे हम कितना x, एचसीएफ कितना मान लिया हमने x मान लिया, तो ये बताना है कि जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम बराबर कितना है हमारे पास 20x, क्योंकि 20 गुना है 20 गुना, तो अब दोनों का जोड़ दे दिया, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2x प्लस का 20x बराबर कितना गया 2520, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 21 हो गया, तो ये गया 2520, तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा 2520 बटे मतलब 2520 बटे 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे से भाग करेंगे, तो कितना आएगा 21 ही कम 21 बचे 4, ठीक है, तो 21 दूनी 42 और 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 100, x बराबर कितना हो गया 120, तो एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, एलसीएम बराबर था हमारे पास 20 गुणा x था, तो 20 गुणा x बराबर कितना गया 120, ठीक है, तो कितना गया 12 दूनी 24, तो 24 आ गया, तो 2 0 आ गया। पूछा क्या था हमसे एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा है, तो एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ x बराबर कितना गया 120, तो हमसे दोनों का अंतर पूछा, तो ये कितना गया 2400 और ये हो गया 120, तो इसमें घटाएंगे तो 0 हो गया, तो यहाँ 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ कितना 3, तो ये हो गया 2280, तो 2280 कितना है इसका डी आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई पीवाई क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कि अंकों का 8, 1 और 7 इन 3 उपयोग किए बने, मतलब इन 3 अंकों को उपयोग में करेंगे और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है, मतलब रिपीट कर सकते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8 और 1 और 7। क्यों भाई, दिमाग से सोचो, ये होगी नहीं होगी, क्योंकि एक तो हमने क्या है ये 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 7 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पहले क्या दोनों बड़ी संख्या है रिपीट कर सकते हैं, कर ली, उसके बाद 8 के बाद 7 आता फिर आया, तो ये वाली जो संख्या है वो मैक्सिमम हो सकती है, तो इस हिसाब से क्या है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बिल्कुल ठीक, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। इस तरह का सवाल और भी पूछे जाते हैं, जैसे मान लो ये पूछ लिया जाता है 8, 1, 7 है, तो इन अंकों से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी 8, सबसे पहले बड़ी लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछी जाती थी 1, 7, 8 इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो ये छोटी संख्या हो गई और ये 3 अंकों की बड़ी होगी, लेकिन पूछा गया कि हम क्या अपने हिसाब से कोई भी अंक को 2 बार क्या रिपीट कर सकते हैं, तो हम अगर मैक्सिमम निकालेंगे तो 8 और 8 को ही तो यूज करके मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सभी दिशाओं में अनंत विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न में से जाना जाता है,
ठीक है। सभी दिशाओं में मान लो ये है, सभी दिशाओं में है ये, मान लो, ठीक है, सभी दिशाओं में, ठीक है। तो सभी दिशाओं में अनंत विस्तार तक एक सपाट पृष्ठ को अगर समतल के रूप में जाना जाता है, मतलब जो सपाट होती है, चारों तरफ सपाट मानेंगे, तो मोटाई जिसकी मोटाई क्या शून्य होगी, जिसकी मोटाई क्या शून्य होगी और चारों तरफ फैली हुई होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समतल बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। किसी त्रिभुजीय आकार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? किसी त्रिभुजाकार जो आकार में हमारा जो क्या है प्रिज्म है, उसमें कितने प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो भाई देखो, त्रिभुजाकार आकार में प्रिज्म के कितने, 6 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 6। इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो। कैसे कैसे? त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने हैं भाई? दो त्रिभुजाकार हैं। क्या है? 2 त्रिभुजाकार हैं, ठीक है। 2 त्रिभुजाकार फलक हैं, ठीक है, ये याद रखना। और 3 आयताकार फलक हैं। इसमें कुल क्या 6 शीर्ष होते हैं। जैसे 1 2 3 और 3 इधर की तरफ और 3 उधर की तरफ हो जाएंगे, तो टोटल कितना 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न में से किन निम्न रूप का प्रकट करता है? किसी संख्या का या किसी शंकु का पार्श्व दृश्य है निम्न रूप में प्रकट करता है। तो शंकु कैसा बनता है भैया? शंकु हमारा ऐसा बनता है, ठीक है। तो अगर हम सामने से देखेंगे तो ये क्या है, त्रिभुजाकार बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कि क्या होगा, जो पार्श्व दृश्य कोई भी क्या देखने में क्या 3D वस्तु की तरह होगा, लेकिन वो 2D छवि में दिखाई देगा। तो इसलिए क्या है, पार्श्व चित्र से देखा जाए यानी कि साइड व्यू। पार्श्व चित्र का मतलब होता है साइड वे, साइड व्यू, ठीक है। क्या है? साइड व्यू। तो साइड से व्यू देखा जाएगा तो वो क्या है हमारा, ट्राइंगल मिलेगा। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि किसी पात्र में 35 लीटर 560 मिलीलीटर तेल है। यदि इसमें इतना 875 मिलीलीटर तेल और मिला दिया जाए तो मिश्रण की कुल कितनी मात्रा होगी? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो एक ये है, ठीक है, क्या है, ये बॉक्स है। मान लो इसमें कितना है भाई, इतना है 35 लीटर और 560 मिलीमीटर। अब इसमें क्या 875 मिलीमीटर और डाल दिया, तो अब इसे कितना जोड़ के कितना जाएगा, तो देखो जरा। तो ये कितना हो गया 35 लीटर को हम क्या करेंगे, मिलीलीटर से गुणा कर लेंगे, तो ये इतना हो गया। और इसे जोड़ लेंगे 500, सॉरी रुको एक मिनट, 35 ये इतना हो गया 35,560 हो गया। और 875 इसमें और जोड़ लेंगे, तो इन्हें सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 5। और ये कितना हो गया हमारे पास 13 हासिल लगा 1, तो ये 14 हासिल लगा 1, 6 और ये हो गया इतना। तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास देखो 36 लीटर और 435 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये हमने कक्षा 4 में पढ़ा होगा। तो यहाँ से इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, हमने क्या करा, 35 लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया, 35 लीटर को मिलीलीटर में बदल के और 560 इसमें जोड़ दिया, तो ये पूरा हो गया भाई। 35 लीटर है हमारे पास, तो इसको क्या हमने मिलीलीटर में बदल लिया। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसमें हमने 35 मिलीलीटर कर लिया। और 560 हमारे पास पहले से, तो 560 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 560 हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इतना हो गया और 875 और इसमें आ गया, तो जोड़ने के बाद हमारे पास इतना हो गया। अब क्या है हमारे पास 36,535 ये मिलीलीटर हो गया। अब इसे क्या 1000 से भाग करेंगे क्योंकि हमें लीटर में बनाना, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इस हिसाब से जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे कि किसी स्कूल में अध्ययन, ये देखो, किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 पर प्रारंभ होता है और मध्य अवकाश 12:55 पर होता है। तो मध्यावकाश तक अध्ययन कितने समय तक हो जाएगा? सिंपल है, हमें बताना कि यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे हो जाएंगे। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ये तो सिंपल तरीका है भैया। 12:50-55 में से क्या है 9:15 घटा देंगे, बस सिंपल। ये तो सिंपल आंसर आ जाएगा इसमें। 0, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 9 गए कितने बचे, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, तो ये कितना आ गया 3 घंटे 40 मिनट। सिंपल है, 3 घंटे 40 मिनट आ गया। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो कोई होगा भी नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, सोने के गले के हार का भार इतना है 7 ग्राम 600 डेकाग्राम और 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम ये है।
यदि इसमें इतना 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 और भार मिला दिया जाए तो सोने में कितने भार, मतलब सोने के जो हार में सोने का भार क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें सिंपल एक ही तरीका करना पड़ता है, सिर्फ जोड़ने का सवाल है ये, और हमें इसको जरा हिसाब से जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, ये मोतियों का हार है, मोती और आगे, तो हम क्या इसका जोड़ लेंगे, मतलब इसको घटा लेंगे कि सोने का भार कितना। देखो कैसे घटाएंगे, 60 ग्राम 600 डेका। ठीक है, अब हमारे पास 3 सेंटीग्राम और ये हमारे पास 8 मिलीग्राम है। ठीक है, अब इसमें से हम घटाएंगे 3 डेका, क्योंकि लिखा हुआ 3 डेका के सामने है, और 1 सेंटीग्राम है और 3 मिलीग्राम है। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे हम, घटाएंगे। ठीक है, घटाने के बाद क्या है, देखो भी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलीग्राम बनेगा। तो ऑप्शन में देखो 5 मिलीग्राम है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, तो दोनों नीचे वाले जो 2 ऑप्शन उनमें से आ सकता है। 3 में से क्या बचा, 2 सेंटीग्राम। तो देखो इसमें 2 सेंटीग्राम आ गया, तो इसका मतलब ये वाला गेम से खत्म। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि 6 ग्राम। अब वैसे भी देखो ये हो गया, अब ये कितना बच्चा, 3 हो गया। अब ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 में से, रुको 1 मिनट रुको, इसमें कुछ गड़बड़ी होगी क्या। 5 और हमारे पास था 3 में से 2 गए तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीग्राम बना। अब फिर हम क्या करेंगे, 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3 डेका ग्राम, और 7 ग्राम तो है हमारे पास, तो ये आया हमारे पास। तो इस हिसाब से क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा बचेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 7 ग्राम 3 डेका ग्राम और 2 सेंटीग्राम। 2 नहीं, ये कुछ गलत है क्या, इसमें कुछ छपा हुआ गलत आ गया क्या, 3 और 3 है, हाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ 3 नहीं है 2 है, तो यहाँ 2 आया हमारा, तो यहाँ क्या है इसमें गड़बड़ी है, 2 ये सेंटीग्राम होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग, मैंने करा बिल्कुल ठीक है, आप लोग ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी तो आप तो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है, निम्नलिखित पैटर्न में निम्नलिखित पैटर्न दिया हुआ, निम्नलिखित क्रम से कौन सी संख्या रिक्त स्थानों में आएगी। ध्यान से देखेंगे, पैटर्न को समझेंगे। भाई देखो 11 की गुणा 13 से करी तो आया हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या का स्क्वायर आ रहा है। 11 और 13 के बीच की संख्या कितनी है, 12। 12 का स्क्वायर में से घटाया, अभी कितना, 15 गुणा 17। ठीक है, 15 और 17 के बीच में कितना गया, 16, तो यहाँ 16 स्क्वायर माइनस 1 आया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 30 गुणा 32, इन दोनों के बीच में कितना, 31, तो ये आ गया 31 स्क्वायर माइनस 1। अब ये इतना है, गुणा कितना हो गया, 46। तो इस पे क्या है, देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, तो 46 है, तो यहाँ जाएगा 44, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मतलब बीच की संख्या कितनी है, 45, तो 45 स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो हमारे पास खाली स्थान पे कितना है, एक तो 45 स्क्वायर और ये आ गया 44। तो 44 और 45 स्क्वायर कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये पैटर्न था जो हमें आप लोगों को ये पैटर्न समझना था कि किस तरह से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 10 विषम संख्याओं का 10 विषम प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। पहला पता होना चाहिए कि प्रथम जो 10 विषम संख्या, देखो 3 5 7 हो गया, 3 5 7 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये हमें सिंपल रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, ये 10 संख्या आ गई। इन 10 संख्याओं को क्या करेंगे, हम इन 10 संख्याओं को जोड़ेंगे। सबके बीच में क्या हमने जोड़ लगा दिया, भाई जोड़ का निशान लगा दिया, सबको जोड़ दिया और 10 से क्या भाग कर देंगे, सबको जोड़ के 10 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, सबको 10 से भाग कर देंगे। तो इन सबको देखो जरा जोड़ के कितना आएगा, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 7 और 3 7 और 11 18 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया, और इन सबको जोड़ने के बाद कितना हो गया, 9 और 22 12 हो गया, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4 44 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास 10 और 60 बटे कितना हो गया 10। तो इन सबको जोड़ने के बाद, ओवरऑल जोड़ने के बाद हमारा 158 बचा, और नीचे कितना हो गया 10। जैसे हम इससे भाग करेंगे तो हमारे पास पॉइंट हटेगा, तो 15.8 आ जाएगा। तो ये 15.8 में कौन सी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, 15.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थी हैं, कुछ अंक प्राप्त करें। आप लोग ध्यान सकते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि 5 से अधिक क्या है, 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले मैं लिखता हूं 5 से अधिक। पहले तो देखते हैं
5 से अधिक क्या, देखो 7 लिख दिया, ये हमने लिख दिया। इसमें देखो ये 6 है, ये हमने, रुको एक मिनट, ये हमने आगे 6 लिख दिया, निशान लगाते रहते हैं हम। 5 लिख दिया, फिर हमने ये 5 5 लिख दिया, ये भी 5 लिखो, ठीक है। ये भी लिखो 7, ये भी लिखो 8, ये 1 है, ये लिखना नहीं है, ये लिखते हैं 9, ठीक है। 0 नहीं लिखना, 5 भी लिखना है क्योंकि 5 बराबर है। फिर 3 नहीं लिखना, फिर 1 नहीं लिखना, फिर 8 लिखना, फिर 10 लिखना, 10 लिखना, 4 3 नहीं लिखना, 8 लिखना, फिर 6 लिखना, फिर 8 लिखना, फिर 9 लिखना, और फिर कुछ नहीं लिखना क्योंकि आगे 2 और 0 ये सब 5 से कम है। पूछा गया था 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आ गए 17। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल ठीक आंसर है 17। यही तो करना था भाई, यही तो करना था इसमें, यही तो चेक करना था। 5 से ज्यादा वाले देख लेते और गिन के देखेंगे तो 17 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिंपल। इस तरह से सवाल को पूछा जाता है। अब पेडागोजी के सवाल आ गए, ठीक है। अब क्या है, अब इससे आगे जो है मैथ पेडागोजी के सवाल आएंगे, ठीक है। मैथ पेडागोजी के, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे अंक गणित से संबंधित आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी से। तो अब क्या करेंगे हम, गणितीय चिंतन आधारित होता है। गणितीय चिंतन आधारित किस पर होता है, प्रक्रियात्मक प्रवाह पर, अंतर्बोध अंतर्ज्ञान एवं अवलोकन पर, तार्किक एवं अवलोकन पर, या तर्क एवं विवेचन पर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विवेचन, पता कैसे बोलते हैं, विवेचन बोलते हैं रीजनिंग, किसे बोलते हैं, ठीक है, रीजनिंग को बोलते हैं। और तर्क किसे बोलते हैं, तर्क बोलते हैं लॉजिक। तो भैया मैथ जो हमारा तर्क और रीजनिंग पर आधारित है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है, डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे है 17 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे कि 4 के गुणन पहाड़े का प्रशिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े का निम्न प्रकार से उपयोग किया। कैसे किया, 2 का प्रयोग कैसे किया, 4 बार 2, मतलब 4 बार क्या है, सुनो एक मिनट, 4 बार क्या है, 2 2 2 2 लिख लिया। फिर 2 बार 2 लिखो, 2 बार 2 लिख लिया। 2 बार 2 का दुगुना कर दिया, ठीक है। तो 2 2 2, 4 बार 2 लिखा तो कितना, 2 2 2 4, ये कितना हो गया, 8 हो गया। 2 2 इसकी गुणा करी 4, 2 बार 4 लिखा, 4 का दुगुना कर दिया तो 8 हो गया। अब 4 बार 3 लिखा, 4 बार 3 लिखा। अब 2 बार 3 लिखा, 2 बार क्या लिखा, 3, ठीक है। इस प्रकार शिक्षक का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार इस तरह से मतलब बार बार अलग करके लिखा, वो पहाड़ों का काम करता है, मतलब पहाड़े सिखाने का प्रयास करता है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस सवाल में जो सही आंसर वो जो होगा वो यह है कि विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमानों और संबंधों का क्या है, प्रयोग करता है, मतलब संबंधों का क्या उपयोग करता है। वो क्या करता है, आप लोगों को जो, जैसे मान लो हम क्या जोड़ना सीखे चुके, उस जोड़ने से सीखने के बाद क्या गुणा करके पहाड़ी लिखने की अवधारणा को वो क्लियर करता है। तो क्या है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नवीन अवधारणाओं को विकसित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, एक बच्चा क्या भिन्न की अवधारणा है उसके पास, वह परिमेय संख्याओं की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार क्या कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि पियाजे के अनुसार वो बच्चा क्या चीज जानता है या किस चीज को करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल ठीक आंसर है, आत्मसात करना, एसिमिलेशन करना। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जिन पियाजे के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया होती है, कोई भी बच्चा अगर समस्या समाधान को हल करता है तो वो क्या करता है, समस्या समाधान को हल करता है। तो पहले जिस ज्ञान को वो जानता है, यानी कि आसान से कठिन की तरफ, क्या है, आसान से कठिन की तरफ, आसान से कठिन की तरफ, ठीक है, आसान से कठिन की तरफ। जो बच्चा, अगर कोई बच्चा मतलब पहले क्या सीखी हुई योजना या मानसिक प्रक्रिया को सहारा लेता, पहले जो चीजें वो जानता, आसान चीजें जानता, उसका सहारा लेके कठिन की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं आत्मसात करना, एसिमिलेशन करना पियाजे के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को याद रखना। जैसे
छात्र क्या भैया पहले पहले भिन्न का ज्ञान करता, वो भिन्न से परिमेय संख्या की तरफ जाता। तो पहले क्या है, वो भिन्न को अच्छे तरीके से जानता, आसान चीजें हैं उसके हिसाब से, वो भिन्न से क्या परिमेय की तरफ जाता। तो वो क्या, यही मतलब है कि पियाजे के अनुसार क्या होता है, आसानी से हार्ड चीज को सीखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या को गुणा करने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो बच्चा 2 अंकों की संख्या नहीं कर सकता। शिक्षक या शिक्षिकाओं का कौन सा तरीका या युक्ति बच्चों को 2 अंकों की संख्या की गुणा करना सिखाने के लिए सर्वोत्तम होगा, मतलब सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा तरीका होगा। उस विद्यार्थियों को पहले गुणन सारणी या पहाड़ याद करवाने चाहिए। 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे विद्यार्थियों को कैलकुलेटर यानी गणन यंत्र का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। वह पहले 1 अंकीय संख्या की गुणा करने में विद्यार्थियों की मदद करे, तत्पश्चात 2 अंकीय संख्याओं की गुणा करने में ह्यूरिस्टिक का प्रयोग करे, या वह गुणा करने की कलन विधि की श्यामपट्ट पर पुनरावृत्ति करे तथा विद्यार्थियों को सिखाई गई कलन विधि के अनुसार समरूप समस्याओं को हल करे। ठीक है, तो इसमें देखो पूरा इसमें क्या है, यहाँ जो सवाल का आंसर होगा वो सही सी आंसर होगा। ठीक है, क्या है सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा कि वह क्या 2 अंकों की गुणा को समझ नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले वह 1 अंक की गुणा की मतलब गुणा करने में विद्यार्थियों की मदद करेंगे, तत्पश्चात 2 अंकों की संख्या की गुणा सीखने में ह्यूरिस्टिक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी के, ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है, यह संख्या का प्रयोग करता है गणन का, अभिहित का, क्रम सूचक या यह क्रमिक का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसको जरा समझेंगे ध्यान से। ध्यान से समझने का मतलब ये होता है कि बस संख्या, सबसे पहले जिस बच्चे ने सवाल पढ़ा होगा वो सोच रहा होगा पता नहीं यार क्या है। ठीक है, बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट, क्या है, सेंट्रल मार्केट, ये एक बस का नंबर है, क्या है, नामांकन है। ठीक है, यानी नाम मात्र संख्या है, ये नाम मात्र संख्या, इस संख्या से उस बस की पहचान है, तो इसको अंकित बोलते हैं, अभिहित बोलते हैं। ऐसे जैसे जैसे रेस की कार पर नंबर होता है, या फुटबॉल खिलाड़ी के शर्ट पर कोई नंबर होता है। ठीक है, तो इसके क्या, ये विशिष्ट नाम से पुकारे जाने वाले संबंधित ज्ञान नाम मात्र से इसको यूज किया जाता है, तो इसको अभिहित अंकित बोलते हैं। जैसे मतलब भैया बस नंबर है 75 सेंट्रल मार्केट है, तो ये नंबर है, उसका नाम मात्र, उससे इसकी पहचान होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जरा ध्यान से देखें। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब 402 लिखने के लिए कहा जाता है तो वैसे लिखता भैया। जब उससे कहा कि भैया 402 लिखो तो उसने ऐसे लिखा। उससे बाद में कहा 608 लिखो तो उसने पहले 600 बनाया फिर 8 बना दिया। बच्चे गलती कुछ नहीं है। इस भ्रांति का सर्वाधिक स्पष्ट उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है, मतलब बच्चों में क्या कमी है, मतलब वो बच्चा अगर ऐसा लिखता तो उसमें क्या कमी चल रही है। उसमें कुछ कमी नहीं चल रही, उसमें सिर्फ एक ही कमी चल रही है कि उसके पास स्थानीय मान की समझ नहीं है, स्थानीय मान प्रणाली का पूर्ण समझ नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, उसका पूर्ण समझ नहीं है। जैसे 402 लिखना था तो ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, तो ये समझ नहीं है 402 की, उसने पूरा सिंपल लिख दिया 402 लिख दिया, तो उसको स्थानीय मान की समझ नहीं, यानी इकाई दहाई पे कौन से कितने संख्या आते हैं, तो स्थानीय मान की समझ अभी तक उसको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है। बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कट आउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। शिक्षक उपयोग कर सकता है आज्ञा आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अवलोकन विधि या प्रयोगशाला विधि। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सिंपल तरीका पता है कि पहले क्या है, पहले वो जिस नियम को जानता है, यानी पहले आसान चीजों को या सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या है, पहले क्या है, सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है। क्या करता है भैया, सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है, उसके बाद वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाता है। तो इस हिसाब से क्या, निगमनात्मक जो विधि होती है वो यही कहती है, निगमनात्मक विधि, कि भैया पहले सामान्य नियमों को प्रस्तुत करेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 उसको जो है वो दूसरे पे अप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या, 23 है। जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण एवं गैर उदाहरण देती है।
वह गणितीय शब्द संग्रह का उपयोग करती है, विद्यार्थियों को परिचर्चा में संलग्न रखती है, उसके पास बच्चे द्वारा की गई त्रुटियां और उसके वैकल्पिक अवधारणाओं का भी ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय शिक्षक के रूप में जेनेट के लिए सबसे सर्वाधिक उपयोग है? ठीक है, ध्यान से समझिए। जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण और गैर उदाहरण देती है, गणितीय शब्दकोश में उपयोग करती है, विद्यार्थियों को परिचय में संलग्न करती है, उसके पास बच्चों द्वारा की गई त्रुटि और वैकल्पिक अवधारणाओं का भी ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें इसको सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी उसे शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। किसे? जेनेट को। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। पहला, कक्षाई प्रक्रिया पर मनन कर, अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न दे, केवल योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करना, होनहार विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं तैयार करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। क्या कर सकता है? कब सुधार करेगा? वो तभी सुधार करेगा जब उसको ये पता चल जाएगा कि भैया कक्षा प्रक्रिया पर मनन करके, या वो चेक करेगा कक्षा में कौन बच्चा क्या क्या चीजें करता है, जब भी उसके बाद संरचनावादी कक्षा में क्या है शिक्षक अपने अधिगम में सुधार करेगा। उसे ये पता तो चलना चाहिए कि मेरी जो कक्षा के बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि उसका उनके बीच में क्या व्यापक कमियों का पता चलना चाहिए। उसे इसका व्यापक कमियों का पता चलना चाहिए उसे शिक्षक को। उसके बाद ही तो अपनी शिक्षा के अधिगम में प्रक्रिया में क्या सुधार करेगा वो, अगर उसे संरचनावादी कक्षा में प्रयोग करना है तो। ठीक है, जब भी तो करेगा। पहले कक्षाओं का पूरी चीजों का पता होना चाहिए उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज के लिए। आगे है शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकटन के कौशलों में के विकास में। तीसरा, अधिगम के अनौपचारिक विधियों जैसे खेल, पहेली हल करना इत्यादि। परिशुद्ध समस्या समाधान। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो कौन कौन सी चीजें ठीक है। पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है। ये परिशुद्ध समस्या समाधान पर नहीं है, तो इस हिसाब से क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खोज के लिए और कौशल के लिए विकसित करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो ए बी सी, तीनों चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विभाजन की संकल्पनाओं से संबंधित विभिन्न विधिक संरचनाएं कौन सी हैं? क्रमीकरण, अनुपात, समान समभागी, पुनः व्यवस्थित करना, सही विकल्प का चुनाव करो। क्या है? विभाजन की संकल्पना सिखानी है, संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल ठीक है। बी और सी, मतलब एक तो अनुपात, भाई अगर हम विभाजन करेंगे तो सारी अनुपात होना चाहिए, और फिर क्या बराबर बराबर में बांटना चाहिए। ठीक है, समान समभागी, भाई समान संख्याओं को हम समान रूप में भागेंगे, अलग अलग बराबर भागों में बांटेंगे, जब भी तो हम क्या विभाजन की संकल्पनाओं को सही करेंगे, विभाजन की अवधारणा ये संकल्पनाओं को सही करेंगे, तो समान बराबर ही तो बांट के चलेंगे हम, जब भी तो करेंगे भाई। पहले अनुपात में रेशियो में बांटना जरूरी है। ठीक है, फिर वस्तु के छोटे छोटे बराबर समूह में बांटना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही तो हम क्या है विभाजन की जो अवधारणाएं हैं, संकल्पना उसको जब भी तो करेंगे। चलिए भी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। विकास का अर्थ नहीं होता है, तो संख्याओं और संख्या संक्रियाओं के बारे में ज्ञान, ये बिल्कुल ठीक है। संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझ, ये बिल्कुल ठीक है। संख्याओं को रटना, ये गलत है। तो इस हिसाब से हमें नहीं पूछा था ना, तो नहीं पूछा था, तो इस हिसाब से संख्याओं को रट कर याद करना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा?
सही हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा गया था नहीं, अब जब नहीं पूछा गया था तो संख्या को रटना गलत बात है, रटना नहीं है, रटने की चीजें नहीं होंगी। इस हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में पाठ्यपुस्तकें विविध कविताएं, कहानी और प्रतिमान संलग्न करती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इनके निम्न इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। पहला, बच्चों के लिए गणित की कक्षाओं को कम उबाऊ बनाना, बच्चों की शब्दावली का विकास करना, गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय निकालना, गणित को संदर्भित बनाना और बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ना। तो आपको ध्यान से समझ के पता भी चल गया होगा कि इस ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी जो 3 है ना वो बिना तर्क के हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है। हम मैथ की सीडीपी में तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम सोच के एकदम डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कक्षा 5 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का गुणन इस प्रकार करता है। कक्षा 5 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या गुणन इस प्रकार करता है। जैसे 17 का और 26 की गुणा करेंगे तो 17 लिखा और 26 को लिख लिया, 20 प्लस का 6 ऐसे सोल्व करके इसकी गुणा करी तो ये आ गया 442। ठीक, शिक्षक या शिक्षिका को इस विद्यार्थी का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। अध्यापक को इसे शून्य अंक देना चाहिए क्योंकि वह गलत है, तो ये तो गलत बात है, ये तो नेगेटिव चीजें हैं, ये तो क्या है, हमें कभी भी पढ़ाना नहीं चाहिए और इस तरह तो हम सोचनी चाहिए टीचर के हिसाब से। विद्यार्थी ने एक अलग विधि का उपयोग किया इसलिए उसकी प्रशंसा कर पूरे अंक देना चाहिए, ये कहीं हद तक ठीक है। शिक्षक शिक्षिका को कुछ अंक काट लेने चाहिए, ये तो गलत है। शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को बताए कि उसे उसी विधि का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि कक्षा शिक्षण में बताया गया। कोई जरूरी नहीं है, बच्चे का अपना मन है, वो अपना लॉजिकल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। गणित पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आधार के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा एवं सराहना बच्चों की गणित के बोध को समृद्ध करती है। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है। लोक गीतों को गाने के लिए कलन विधि का विकास होता है। बी है, प्राचीन कला में उपयोग की गई कलन विधि, पारंपरिक संस्कृति एवं सामाजिक गतिविधियां, जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधियां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले जमाने में क्या होता था, आज भी देख लेंगे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति किसी भी संस्था या किसी भी विद्यालय में नहीं गए हैं आज की डेट में, लेकिन उनका हिसाब लगाने का उनका अपना एक लॉजिक है, वो बिल्कुल ठीक हिसाब लगाते हैं अपने लॉजिक से, ठीक है। तो उनके दिमाग में कुछ चीजें अलग गुणा करने के तरीके हैं, हिसाब लगाने के अलग अलग तरीके हैं। तो गणित पर राष्ट्रीय 2005 के अनुसार क्या, लोक कलन विधि का भी क्या है, विधि से अभिप्राय यही है कि ऐसे लोग जो औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है और उनके द्वारा मानसिक गणना की विधि से, उसका लोक कलन विधि से ये अभिप्राय है, ठीक है, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि भाई CTET के PYQ, ठीक है, CTET के PYQ यानी कि पिछले सालों के जितने भी 10 सालों के जितने भी CTET प्राइमरी और जूनियर लेवल पर जितने भी सब पेपर आए हैं, उन सब रोज डेली हम क्या एक PYQ लेके आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि CTET में कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं मैथ के पोर्शन में। तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग क्या है 30 में से 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे करेंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। और एक चीज और याद रखना, सिर्फ CTET में सिर्फ PYQ का ही फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। ये मेरी बात याद रख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात याद रखना, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है CTET वगैरह ये टीचिंग एग्जाम का। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि CTET को अगर पास करना है, ठीक है, कोई कुछ मत करो, सिर्फ PYQ करो, ठीक है, PYQ का रिवीजन करो बार बार, उसी से ही सारे आप लोग CTET क्लियर हो जाओगे, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।